हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास के इस लेक्चर में, जहां पे हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जीएस 1 फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2018। हमने इस सीरीज में आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। वी स्टार्टेड विद मॉडर्न इंडिया एंड आज के भी लेक्चर में हम मॉडर्न इंडिया के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विच वाज आस्क्ड इन द ईयर 2016 एंड इट इज रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। बट इससे पहले कि आज के क्वेश्चन को हम देखें, हम डिस्कस करें कि किस तरह से हमने उसको टैकल करना था, उसकी अप्रोच क्या हमने फॉलो करनी थी। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स 2020 के लिए अब लगभग 8 महीने रह गए हैं। 8 से 9 महीने के बीच का टाइम आपके पास रह गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी को एक अगले गियर में शिफ्ट कर लें, राइट। सो फॉर दैट यू नीड टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ यूपीएससी, जिसमें करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत वास्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी करंट अफेयर्स की अच्छी प्रिपरेशन करवाने के लिए, आपकी उसमें हेल्प करने के लिए टीम सिविल स्टैप ने परिश्रम 2020 की करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको मिलेंगे 24 फुल लेंथ टेस्ट consisting of 100 MCQs each, and all these 100 MCQs will be based on current context, right? तो इनकी मदद से you will be able to cover very comprehensively the most important dimensions of the most important news information from the most important sources for UPSC। और ये sources कौन से होंगे? The Hindu, PIB, Indian Express, LiveMint, etc. फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब जानते हैं कि टीम सिविल स्टैप हमेशा से इस चीज़ पे एम्फेसिस देती है कि प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड तैयारी होती है, कंबाइंड अप्रोच के साथ उसकी प्रिपरेशन की जाती है। तो इस टेस्ट सीरीज में भी हम इसी अप्रोच को, इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए हर एक टेस्ट के साथ आपको देंगे मेंस का फॉर्डर मटेरियल भी। इस मेंस के फॉर्डर मटेरियल में प्रीलिम्स के वो फैक्ट्स आपको स्पेशली हाईलाइट करके दिए जाएंगे एक्सक्लूसिवली, जो कि आपके मेंस के आंसर में अगर यूज कर दिए जाएं तो इट कैन एनरिच योर आंसर, इट कैन रियली ऐड वैल्यू टू योर आंसर, राइट। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसके सैम्पल टेस्ट को, विच इज अ फुल सैम्पल टेस्ट, जिसमें कि आपको ऑनलाइन क्विज देने की ऑप्शन रहेगी, क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर सोल्यूशन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 100। ठीक है, तो जो सैम्पल टेस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो डू चेक आउट द सैम्पल्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एनरोल in this test series, which is available in 2 modes, that is with video solutions and without video solutions। and one addition that we have done in this test is अब से हमने इसमें हिंदी के प्रश्न पत्रों को भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन रहेगी, यानी कि जो डाउनलोडेबल पीडीएफ रहेगा एक्सप्लेनेशन का, वो इंग्लिश में रहेगा, और जो वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम जो पीपीटीज और स्लाइड्स यूज करते हैं दैट विल ऑल्सो बी इन इंग्लिश, बट येस, वर्बली इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। तो अगर हिंदी माध्यम के छात्रों को ये चीज़ बेनिफिशियल लगती है तो वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, सैम्पल टेस्ट में वो एक बार इसको आजमा सकते हैं, राइट। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन जीएस 1 में 2016 में पूछा गया था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और इसमें वर्ड का कॉन्स्टेंट हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो वी हैड टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अराउंड 150 वर्ड्स। इनफैक्ट 200 वर्ड्स में हमने इसको आंसर करना था। तो जनरली 200 वर्ड्स के क्वेश्चन को अगर हम 150 टू 200 के बीच के कोई वर्ड लें तो उसमें हमारा टाइम भी कम लगता है, हमारा एफर्ट कम लगता है, और लिमिटेड वर्ड्स में अगर हम बहुत अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दें तो उसकी वैल्यू डलती है एग्जामिनर की नज़रों में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग्स ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट वाटरशेड इन द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स कॉलोनियल इंडिया। तो फ्रेंड्स, स्थापना के लेक्चर में हमने 1857 रिवोल्ट को कई बार डिस्कस कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपने उसको कई बार कवर कर रखा है, काफी सारे फैक्ट्स आपको पता है। सो यू मस्ट बी नोइंग दैट 1857 रिवोल्ट, दैट द अपराइजिंग ऑफ 1857, और यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 को ही रेफरेंस दी जा रही है। इट वॉज एक्चुअली अ वाटरशेड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद कई ऐसे चेंजेस आए ब्रिटिश के द्वारा जिसने कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। 1857 से पहले की ब्रिटिश पॉलिसीज एंड 1857 के बाद की ब्रिटिश पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा फर्क था। तो ये एक वाटरशेड इवेंट डेफिनेटली है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वो किस तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्टिव है, ठीक है, उसको हमने समझना है। द डायरेक्टिव इज एक्सप्लेन हाउ। तो जब एक्सप्लेन हाउ वर्ड आ जाता है डायरेक्टिव में, तो वी हैव टू एक्सप्लेन बेसिकली द प्रोसेस, सर्टन फैक्ट्स, सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसकी वजह से, जिनकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट, दैट इज टू से दैट अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट वाटरशेड इन द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, दिस इज ट्रू। ठीक है, तो हमने बेसिकली प्रोसेस दिखाना है। तो इसमें हमारा फोकस रहेगा कि 1857 से पहले तक क्या चल रहा था, उसके बाद क्या चल रहा है। ठीक है, और इनकी रोशनी में हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हैं कि 1857 रिवोल्ट एक एक्चुअली वाटरशेड इवेंट था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं है। 200 वर्ड्स में आंसर लिखना
इज डेफिनेटली अ चैलेंज। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास कई सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बट वी नीड टू कंडेंस दैट इन्फॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में अगेन फ्रेंड्स वी वुड लाइक टू लेट यू नो कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए जो हम वर्ड लिमिट यूज़ कर रहे हैं दैट इज एक्सपैंडेड, ठीक है। वो 200 वर्ड से कई ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है हाउ टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन दैट वी डिस्कस्ड विद यू, वी शेयर्ड विद यू, टर्न इट इनटू अ कंडेंस्ड फॉर्म एंड यूज दैट टू राइट आंसर। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को कंडेंस करते हैं, बट येस आपको पॉइंट्स और फॉर्दर मटेरियल फॉर राइटिंग रियली गुड आंसर्स वो इन लेक्चर्स में डेफिनेटली मिलेगा। स्ट्रक्चर कैसे करना है अपने आंसर को वो मिलेगा, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आपको समझ में आएगी इन लेक्चर से, डायरेक्टिव को कैसे एड्रेस करना है, क्योंकि जनरली बच्चों को डायरेक्टिव के बीच के डिफरेंसेस को नहीं समझ पाते, तो उसको हम जरूर क्लैरिफाई करते हैं, राइट। तो एक्सप्लेन हाउ में प्रोसेस के ऊपर आपने, प्रोसेस इज द कीवर्ड, ठीक है, प्रोसेस को आपने दिखाना है कि किस तरह से 1857 रिवोल्ट जो है एक वाटरशेड इवेंट बना, जिससे कि ब्रिटिश पॉलिसीज में एक बहुत स्टार्क डिफरेंस देखने को मिला। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन में 1857 रिवोल्ट की सिग्निफिकेंस दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कोट याद है इस रिवोल्ट के साथ जुड़ा हुआ, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप एक कनेक्टिंग लाइन ऐड करेंगे ताकि आप अपनी बॉडी को स्टार्ट करें। कनेक्टिंग लाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये आपके आंसर को एक फ्लो प्रोवाइड करती है। जब आंसर में फ्लो होता है तो एग्जामिनर का मन करता है आपके आंसर को पढ़ने का, ही विल एंजॉय रीडिंग योर आंसर एंड डेफिनेटली वो एडवांटेज आपको मार्क्स के फॉर्म में भी जरूर मिलेगी। इसके बाद कुछ इंसिडेंट्स को आप बता सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से, जो प्रोसेस दिखाना है आप कुछ इंसिडेंट्स या कुछ ऐसे एक तरह से कह लीजिए कि हैपनिंग्स या इवेंट्स आप डिपिक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि ये साफ जाहिर होता है कि 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश पॉलिसीज में काफ़ी बदलाव आया था। इसमें आप ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को रेफरेंस दे सकते हैं, रिफॉर्म्स इन मिलिट्री का रेफरेंस दे सकते हैं, क्रिएशन ऑफ मार्शल एंड नॉन मार्शल रेस, डोमिनेशन ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स एटसेट्रा, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के बारे में आप बात कर सकते हैं, पॉलिसी ऑफ को ऑप्शन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में यू नो कि वॉइसरॉय का जो एक्सपैंडेड काउंसिल था उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे 3 लोगों को सबसे पहले को ऑप्ट किया गया था, ताकि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा पार्ट रख सके। ऑल्दो वो लिमिटेड था, इट वाज जस्ट एन आई वॉश, बट इट वाज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे ब्रिटिश को ये रियलाइज हुआ कि अगर वो लोकल्स को, नेटिव्स को, इंडियंस को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करेंगे तो इंडियंस के इश्यूज उनको पहले से ही पता होंगे। तो अगर ऐसा रिवोल्ट दोबारा सिमर होगा तो दे विल नो अबाउट इट इन एडवांस, राइट। तो ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, इसने काफ़ी ट्रबल्स क्रिएट की थी, काफ़ी एक तरह से रिजेंटमेंट थी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में, ठीक है। तो दैट ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल फॉर ब्रिटिश, तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को भी चेंज किया था। इन सारी चीज़ों को हम अपनी बॉडी में मेंशन करके वी विल गिव अ क्लोजर टू दीज आर्ग्यूमेंट्स, और इसमें हम कंक्लूजन देंगे। विल कीप इट वेरी ब्रीफ बिकॉज 200 वर्ड्स दे नॉट मच, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट द आंसर, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द पिटफॉल्स। तो फ्रेंड्स इसमें आपने, क्योंकि वर्ड लिमिट है, काफ़ी कॉन्स्ट्रेंट है वर्ड्स का, तो अवॉइड गिविंग अ साइनॉप्सिस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें आंसर लिखते वक्त काइंडली इंश्योर दैट आप डिविएट ना होए, ठीक है। आप रीजंस बताने ना लग पड़े, लीडर्स बताने लग पड़े, कोर्स बताने लग पड़े, ये चीज़ें नहीं पूछी आंसर में, ठीक है। ये क्वेश्चन ने नहीं पूछा तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर आंसरिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड एंड नॉट व्हाट वी नो, ठीक है। वी हैव टू इंश्योर दिस। तो आफ्टर राइटिंग एवरी few paragraphs do check कि आप आंसर पे स्टिक कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। वी हैव टू फोकस मोर ऑन द चेंजेस दैट वर एविडेंट आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड फॉर दैट we can start our answer by mentioning the significance of the revolt of 1857. so इसमें आप कई चीज़ें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे you can write कि ये एक पहला मेजर एक्सप्रेशन था of national consciousness and the outbreak by Indians against the foreign rule, ठीक है। इसने ब्रिटिश फाउंडेशन को, स्पेशली कंपनी रूल को एक तरह से हिला के रख दिया, और इसके बाद कंपनी रूल इंडिया में खत्म हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हैं डायरेक्टली क्राउन के अंदर चली गई। ड्यू टू दिस रिवोल्ट द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे हैड टू मेंड द वे दे आर रूलिंग इंडिया, ठीक है। द कंपनी का जो रूल है, कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, ब्रिटिश को रियलाइज होगा कि उन पॉलिसीज में फ्लॉ है, इट्स फॉल्टेड, ठीक है। तो दे हैव टू चेंज द वे दे आर रूलिंग इंडिया एंड कॉन्सिक्वेंटली सेवरल चेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन द ब्रिटिश पॉलिसी वर अनाउंस्ड। Amidst these changes, the uprising of 1857, they constitute an important watershed in the evolution of British policies towards India. इसमें connecting line अगर आप add करना चाहते हैं to start your body of this answer, you can write that the way this revolt constitutes an important watershed in the evolution of British policies towards colonial India can be understood in the light of the following facts. Right? अगर आप ये particular phrase use करते हैं तो you need not write this particular phrase that has been written in the introduction, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, आपने अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है हाउ टू मोल्ड दीज पॉइंट्स फॉर राइटिंग अ गुड आंसर, ठीक है। इसमें हम आपको डिक्टेट नहीं करवा रहे आंसर, यू डोंट नीड टू रट्टाफाई दिस
पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन कई सोर्सेज से आपने पढ़ रखी है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, स्पेक्ट्रम हो, बिपिन चंद्र हो, एटसेट्रा, उनको यूज करना है टू राइट दिस आंसर, ठीक है। तो यू नीड नॉट क्रैम दिस आंसर दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, ठीक है। अब हम बॉडी पे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की। तो इसमें what we can write is that the British realized that the revolt was a reaction to and a result of the misgovernance at the hands of East India Company. As a result, the fear of further revolution brought India under direct paramountcy of British crown, abolishing the rule of East India Company. और ब्रैकेट में you can mention the act, जिसकी वजह से ये चीज़ को इंश्योर करवाया गया, इसको enact करवाया गया कि जो रूल है इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया, एंड दैट एक्ट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इसको ब्रीफ रखेंगे बिकॉज वी डू नॉट हैव द लेवरेज ऑफ वर्ड्स। सेकेंडली, मिलिट्री पॉलिसीज में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, एंड दिस वाज वेरी major change. Why? Because sepoys were at the forefront of this revolt and British was very well aware कि ऐसा revolt sepoys दोबारा भी lead कर सकते हैं, तो they adopted various policies and measures to avoid such thing. उसके लिए what they did was that they followed a policy of European dominance in the military. Under this policy, the domination of the army by its European branch was very carefully guaranteed. It was ensured कि जो ratio है sepoys की, suppose अगर 100 sepoys हैं, it was ensured that 60 to 70 sepoys are European, ठीक है। और एटलीस्ट जो हायर पोस्ट हैं, जो लीडरशिप वाली पोस्ट हैं, वो केवल यूरोपियंस को ही दी जाएं, ताकि इस तरह की अगर म्यूटिनी होती भी है तो ब्रिटिश को रंगून पलटन का एक तरह से इंतजार ना करना पड़े, उनके सफिशिएंट सोल्जर्स, उनके लॉयल सोल्जर्स यहीं पे मौजूद हों जो ब्रिटिश को ऐसे रिवोल्ट को सप्रेस करने में मदद दे सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो क्रूशल ब्रांचेस थी ब्रिटिश की, जिसके पास ज़्यादा मॉडर्न हथियार थे, ज़्यादा ताकतवर हथियार थे, जैसे कि आर्टिलरी, टैंक्स एंड आर्मर्ड कॉर्प्स, दे वर पुट एक्सक्लूसिवली इन द यूरोपियन हैंड्स। द इंडियंस वर स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हायर पोस्ट एज वेल। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ की गई, दैट इज हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी, ठीक है, सिपॉयज में यूनिटी देखी गई थी। तो ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कॉन्कर की जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उसको मिलिट्री पॉलिसी में भी इनकॉर्पोरेट किया। फॉर दैट दे अटेम्प्टेड टू वीकन द यूनिटी अमंग इंडियन सोल्जर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग मार्शल एंड नॉन मार्शल क्लासेस। अब फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ड लिमिट है तो वी नीड नॉट मेंशन कि कौन सी मार्शल क्लासेस थी, कौन सी नॉन मार्शल क्लासेस थी, बट इफ यू नो वन और टू नेम्स तो यू कैन mention it in the bracket. For example, martial में you can write Gorkha etc. ठीक है। नॉन मार्शल में all other classes that were not martial were non martial classes, ठीक है। तो ये चीज़ आप मिलिट्री पॉलिसी में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, एंड इट वाज अ लिंचपिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया अंटिल 1947, ठीक है। आज़ादी तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत ही अच्छे से फॉलो की गई, एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज एन आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। इन दिस पॉलिसी, इसमें हम इस पॉइंट के अंदर हम ये लिख सकते हैं दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ मिरर टू द पोटेंशियल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी दैट मेड द ब्रिटिश इनसिक्योर, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसी आप थोड़ी अच्छी लाइंस अगर आप अपने आंसर में यूज करेंगे, रिफाइंड लाइंस यूज करेंगे, तो इट विल डिपिक्ट द इंटेलेक्ट दैट यू हैव, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंस का प्रदर्शन यहाँ पे होता है, तो ऐसी लाइंस डेफिनेटली यूज कीजिए, ठीक है। 1857 की जो क्रांति थी वो एक आईना थी हिंदू और मुसलमानों की एकता की, ठीक है, जिसने ब्रिटिश सरकार को काफ़ी असमंजस में डाल दिया, ठीक है। इसको आप हिंदी माध्यम में भी अगर लिख रहे हैं आंसर, तो ऐसी लाइंस को आप यूज कीजिए। कॉन्सिक्वेंटली द ब्रिटिश स्टार्टेड फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, wherein they started to appease one community over the other, giving rise to the divide and rule policy. And this policy was the fundamental characteristic of the British administration and British rule until 1947, ठीक है। तो ये मेंशन आप कर सकते हैं, इसको और कंडेंस और ब्रीफ कर सकते हैं। एंड इसके बाद यू कैन राइट द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड कोऑप्शन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, ठीक है। वाई? बिकॉज द एफर्ट्स टू वेस्टर्नाइज द इंडियन सोसाइटी वर वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ 1857 का। ऑल्सो कुछ ऐसे रूलर्स थे, अगर उनके कॉन्टैक्ट में होते, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है उसने जो नेटिव रूलर्स थे, फॉर एग्जांपल बहादुर शाह जफर, ठीक है, उसके साथ काफ़ी डिस्टेंस बना के रखा था। उनको पता था कि किसी काम का नहीं है, तो इससे तो वैसे ही हमें ज़रूरत नहीं है एसोसिएट होने की। बट बहादुर शाह जफर वॉज अ लिटल अवेयर दैट ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत बड़ी म्यूटिनी हो सकती है। तो अगर ब्रिटिश को इससे रियलाइज हो कि अगर ऐसे रूलर्स को वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे, तो जो भी डिसकंटेंट चल रहा है सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियंस के अमंग, वो उनको थोड़ा पहले ही पता लग जाएगा, एंड दे कैन टेक सर्टन प्रोएक्टिव मेजर्स टू अवॉइड सच अ सिमिलर रिवोल्ट इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इंडियंस की कोऑप्शन करनी स्टार्ट कर दी। इसमें यू कैन गिव अ रेफरेंस टू 1861, जहाँ पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट को इनैक्ट किया गया था, 1861 वाले एक्ट को, और उसके अंडर वायसराय के काउंसिल में 3 इंडियन मेंबर्स को इनवाइट किया गया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव,
ठीक है, या आपने अपनी पॉलिटी में भी कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड में डेफिनेटली पढ़ा होगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स एज वेल, तो आप उसको भी 1861 के काउंसिल एक्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ने खुद को क्रिश्चियन मिशनरी से भी एक तरह से डिस्टेंस करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे फेल्ट कि क्रिश्चियन मिशनरीज दे इंस्टिगेटेड इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एज वेल, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट उसको भड़काया था। इसके बाद रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था, क्योंकि जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ वो शेयर करते थे, फॉर एग्जांपल उसमें जो चीज़ें थी इंक्लूडेड वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, इसने काफ़ी कलेश डाले थे, ठीक है, 1857 के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस, इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो थे ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए थे एंड दे प्रोवाइडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। तो ताकि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो ब्रिटिश के रॉयल रहे, इसलिए ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अपनी एनेक्सेशन पॉलिसी में दे विल मेक सम अमेंडमेंट्स, ठीक है। लॉयल्टी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु सपोर्टेड द ब्रिटिश इन 1857 अपराइजिंग इट वाज रिवॉर्डेड, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली जिन राज्यों ने तो रिवोल्ट किया उनको तो एनेक्स कर लिया गया, एक्वायर कर लिया गया, लेकिन जिन्होंने उनकी सपोर्ट की उनको रिवॉर्ड दिया गया विद द अनाउंसमेंट ऑफ द राइट टू अडॉप्ट हायर्स, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अबॉलिश्ड। सेकेंडली, they said that the integrity of the territories will be guaranteed against future annexation provided that they function under the supreme paramountcy of the British crown, ठीक है। तो सर्वे सर्वा जो थे इन राज्यों के वो ब्रिटिश क्वीन थी, ठीक है, लेकिन उनको ये आज़ादी थी कि अपनी टेरिटरीज जो उनकी हैं, जो राज्य हैं उनके, उसके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से उसको चला सकते, तो उनको थोड़ी सी यहाँ पे फ्रीडम दी गई, थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दी गई, जिसकी वजह से ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो ब्रिटिश के थोड़ा लॉयल हुए, राइट। तो ये सारे चेंजेस थे, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक स्टार्क चेंज था इन द ब्रिटिश पॉलिसी बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857। तो यही चीज़ हम अपनी कंक्लूजन में लिख के इस आंसर को अपना क्लोजर देंगे। हियर वी कैन राइट इज दैट द रिफॉर्म्स डिस्कस्ड क्लियरली portray a stark shift of the British policies after the revolt of 1857. In the light of these changes, it can be inferred that the uprising of 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies in India. And with that, you can close your answer. And इस तरह का आंसर लिखने से आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो try to write this answer, ठीक है। You can also use certain flow charts, ठीक है, certain diagrams if you want, ठीक है। आप कुछ भी फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे रीजन्स सेंटर में लिख के दैट वाई वी आर कॉलिंग अपराइजिंग ऑफ 1857 एज अ वाटरशेड इवेंट, एंड उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एनेक्सेशन पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल एटसेट्रा, इस तरह का आप फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाएंगे तो इससे एक्चुअली बेनिफिट क्या होता है आपको, ठीक है, और बेनिफिट क्यों होता है ये आपको आज बता देते हैं। फ्रेंड्स, जो एग्जामिनर हैं यूपीएससी के वो भी इंसान है, ठीक है, उनको कई सारे पेपर चेक करने हैं, तो जब आपका पेपर आए और वो इस तरह का फ्लो चार्ट देखें जिससे कि आपका पेपर चेक करने में उनको आसानी मिल रही है, उनका काम आप आसान कर रहे हैं, तो दे विल अप्रिशिएट दैट थिंग, ठीक है। वन पिक्चर कैन स्पीक 1000 वर्ड्स, तो यूज दैट पिक्चर, ठीक है, इफ यू वांट, इफ यू कैन, इफ यू हैव द टाइम एंड लेवरेज, एंड इफ यू आर क्लियर कि किस तरह की पिक्चर आपने ड्रॉ करनी है, तो फ्लो चार्ट इस तरह का आप ड्रॉ करके अपने एग्जामिनर का टाइम सेव कर रहे हैं अगर, तो वो भी आपको रिवॉर्ड करेगा बाय गिविंग यू अ सर्टेन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स, राइट। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, एंड आई होप आपको हमारे अलग अलग इनिशिएटिव्स का जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है उनका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इन योर प्रिपरेशन, एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। यूपीएससी लंबी रेस के घोड़ों की एक गेम है, तो इसमें पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, परसिवियरेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, और परसिस्टेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि पी एंड पी, पेशेंस, परसिवियरेंस एंड परसिस्टेंस, ठीक है। हैव पेशेंस and show perseverance, ठीक है, even if you have failed once or twice, do not worry at all, ठीक है। इसमें सभी को फेलियर्स देखने पड़ते हैं, एंड जो कोशिश करता रहता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है, तो देयरफॉर अपनी कोशिशों में परसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने से जो हमारे यहाँ पे लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ्स आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इन एडिशन टू दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड अ कमेंट पिन्ड अंडर दिस वीडियो, जहाँ पे हमने आपको एक और लिंक दिया है ऑफ आवर वेबसाइट, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे जीएस वाइज, सब्जेक्ट वाइज ऐसे स्थापना के जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे विद वीडियो एंड द पीडीएफ्स विच आर डाउनलोडेबल, राइट। तो डू चेक ऑल दोज लिंक्स एज वेल, ठीक है। परिश्रम का भी ज़रूर लिंक चेक कीजिएगा एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट सैम्पल टेस्ट, ठीक है। इट विल हेल्प यू इवैल्यूएट कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी है, कितनी है, और क्या आपको इस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप ज़रूर कीजिएगा एनरोल। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट है इस लेक्चर को लेके या इन एनी अदर जनरल डाउट रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी or any other thing, so you can drop us a mail at this email ID, that is hello@civilstaff.com. If you want to write an answer and if you want certain feedback on the same,
वो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो वी विल ट्राई टू सी योर आंसर एंड गिव अ सर्टन फीडबैक जो आपकी ओरिएंटेशन में आपको हेल्प कर सके। ऑल्सो यू कैन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर 8146207241। विद दैट फ्रेंड्स, आई होप आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर लें, जल्दी कर लें, ठीक है। अक्टूबर मंथ में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, तो वो हमने फेस्टिवल्स भी इंजॉय करने हैं, बट अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सो कीप प्रिपेयरिंग, बी परसिस्टेंट, persevere and have patience in your preparation, right? So wish you all the best. Thank you so much.